हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 मई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। तो इसका सही आंसर है, यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको यह ध्यान रखना होगा, कंप्यूटर में आज तक टोटल 5 जनरेशन लॉन्च करी गई हैं, जिसमें से पहली जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। और फिर उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आई उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। उसके बाद फिर तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। जो आईसी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, ये दरअसल एक चिप होती है और ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। मतलब कहने का आप ये समझ लो कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का बंच बना दिया गया। मतलब मल्टीपल ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक आईसी बनाई गई। तो यही थी तीसरी जनरेशन की टेक्नोलॉजी। उसके बाद चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया और 1990 में करीब पांचवी जनरेशन कंप्यूटर की लॉन्च करी गई, जो कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बन के उभरी। और ये जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की एक कौन सी जनरेशन है जो कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक चल रही है। तो ये फिफ्थ जनरेशन ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने आप में इतना वास्ट है कि आज तक हम लोग इस जनरेशन में ही चल रहे हैं, 1990 से लेकर आज 2024 तक। इवन आगे आने वाले 50 सालों तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चलेगा। एआई अपने आप में इस तरीके से वास्ट है कि इसकी शुरुआत सेंसर से हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम लोग रोबोट्स के जमाने में जी रहे हैं। तो ये पांचों जनरेशन आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही है, आरपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, 5,000 वैकेंसीज हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इस बार, एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, अभी भी समय है। इसके अलावा पूरे 2 लाख वैकेंसीज इस साल आने वाली हैं रेलवे की। उनमें से 5,000 अभी लॉन्च हुई है। टोटल एनटीपीसी को अगर मिला दें, ग्रुप डी को मिला दें, जेई और एएलपी हो गया, इन सबको मिलाकर 2 लाख आएंगी वैकेंसी। मैंने अपनी किताब लॉन्च करी हुई है। इस किताब के अंदर आप ये समझ लीजिए 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी रेलवे के पेपर हैं, वो सारे मैंने सॉल्व करके यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ये मत समझिएगा कि इसमें जीएस है। इसमें पूरे पूरे पेपर मैंने सॉल्यूशन फॉर्म में दिए हैं। और आरपीएफ की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, 35 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन जो है ये पूरे जीएस के आएंगे। केवल तीन ही चीजें आपसे पूछी जानी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन रुकेगा तो जीएस की वजह से और सिलेक्शन होगा तो जीएस की वजह से। ये जो सॉल्व पेपर हैं, इनके अलावा 3400 से ज्यादा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने जीएस के भी इसमें दिए हुए हैं। तो इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे आज ही अमेजोन से अपने घर मंगा सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके बुक के बारे में तो आपको बताइए, स्टैटिक जीके का भी वेटेज कम नहीं है। तो आप सभी एग्जाम्स के लिए मेरी स्टैटिक जीके की किताब को भी मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारत की कौन सी प्राइवेट स्टील कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड चाहते हैं कि ये कंपनी इनको शिप्स बनाने के लिए स्टील प्रोवाइड करे। तो इन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और ऐसा बहुत कम होता है जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ इतना बड़ा पैक्ट साइन करती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, जाहिर सी बात है, जिंदल स्टील का नाम है और इनकी ब्रांडिंग की एक इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भरोसा है पूरे देश को। ये आज से नहीं, पीढ़ियों से चला आ रहा है जिंदल स्टील। तो इनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने पैक्ट साइन किया है। आने वाले समय में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो भी शिप्स बनाए जाएंगे उसमें जिंदल स्टील एंड पावर के द्वारा बनाई गई स्टील का ही यूज किया जाएगा। और जिंदल स्टील जो है, इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके संस्थापक थे ओपी जिंदल। कौन थे? ओपी जिंदल। और इस टाइम पर इसके चेयरपर्सन है नवीन जिंदल। अब अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो आईसीजी की स्थापना 1978 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे राकेश पाल। कौन बनाए गए थे? राकेश पाल। ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने फैसला लिया है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेंगे? क्योंकि आपको पता ही है, श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, काफी टाइम से चली आ रही है, पैसे की दिक्कत है इस देश को। और ये हमारा पड़ोसी देश है, हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कंपनी है हमारी अमूल, ठीक है।
अमूल जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है गुजरात का आनंद। काफी रेपुटेटेड कंपनी है, आपको बताइए भारत में एक तरीके से सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। तो अमूल ने फैसला लिया है कि श्रीलंका की जो टीम है इसका पूरा खर्चा ये वहन करेंगे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप 1 जून से स्टार्ट होने वाला है उसमें, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है ये अमेरिका और साथ में वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। और श्रीलंका का जो पहला मैच है ये साउथ अफ्रीका से होगा 3 जून को। तो ये वहीं से आगाज करेंगे। बाकी अमूल की स्थापना 1946 में करी गई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे जयन मेहता। क्या नाम है इनका? जयन मेहता। गूगल के द्वारा भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गूगल वॉलेट। अब देखिए, इसको आप ये मत समझिएगा कि आप इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अटैच करके आप इसे पेमेंट कर सकते हो। ये एक ऐसा वॉलेट है जिसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे आपने फ्लाइट टिकट कराई, तो जो फ्लाइट टिकट है वो आपकी खोने ना पाए, तो आप इस वॉलेट में उसे सेव कर सकते हो। आपकी मार्कशीट्स हैं, आपको बार बार जरूरत पड़ती है, इंटरव्यूज में आप लेके जाते हो, तो वो खोने ना पाए, इस वजह से आप उसका डिजिटल फॉर्मेट इस वॉलेट में सेव कर सकते हो। इसी तरीके से आपका जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं वो सब आप इसमें सेव कर सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फोटो रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। ओके। और ये जो डिजिटल वॉलेट है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। इसको लॉन्च करने के लिए गूगल के द्वारा भारत में कई सारी कंपनीज के साथ पैक्ट साइन किया गया है। इस टाइम पर इन्होंने 20 से ज्यादा कंपनीज के साथ पैक्ट साइन किया है, जैसे कि आइनॉक्स हो गया, पीवीआर हो गया। आप यहाँ पर मूवीज देखने जाते हो ना, तो मूवी की टिकट आपने पहले से कर ली, आप टिकट्स भी यहाँ पर सेव कर सकते हो। इसके अलावा एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है। तो जैसे कि फ्लाइट के टिकट हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो इसके जो आपके रिसीट होते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो भारत में बेसिकली जो यूजर तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का यूज कर रहे हैं, उन सारे से गूगल यहाँ पर पैक्ट साइन करने वाला है, ताकि उन सब के डॉक्यूमेंट्स इस वॉलेट में स्टोर किए जा सके। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। ये कौन है जिनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के की रिलेशंस ग्रुप के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है जया त्रिपाठी। अब से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के की रिलेशंस ग्रुप के हेड के रूप में ये कार्य करेंगी। इनका मेन रोल होगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की जो बिजनेस ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाना। कहने का मतलब यह है कि ये सेल्स टीम को लीड करेंगी डायरेक्टली। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं के पोलुदासु। क्या नाम है? के पोलुदासु। पूरा नाम है इनका किशोर कुमार पोलुदासु। एक और बात ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में ही पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम है राकेश सिंह। इनका भी नाम आप ध्यान रखें। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया क्या होता है? तो ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट होता है। मतलब माँ बाप से ये बच्चों में भी आ सकता है। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है, अगर कोई भी व्यक्ति इससे ग्रसित है तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। तो इसे इजिली टैकल किया जा सकता है, इसका उपचार भी है। तो थैलेसीमिया से बचने के लिए और इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, 8 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये कौन है जिनको भारत की मेंस बास्केटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अमेरिका के कोच हैं और इनका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग। तो अब से ये भारतीय मेंस फुटबॉल टीम को तो अब से ये भारतीय मेंस बास्केटबॉल टीम को कोच करेंगे डायरेक्टली। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि स्कॉट फ्लेमिंग हेड कोच बनाए गए हैं। इससे पहले ये साल 2012 से लेकर 15 तक मेंस बास्केटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं और उस टाइम पर भारत की जो मेंस बास्केटबॉल टीम है, इन्होंने चाइना को हराया था एशिया कप 2014 में, वुहान में। तो डायरेक्टली इन्होंने चाइना को हराया था। और उसके बाद से जो बास्केटबॉल टीम है भारत की वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाई है, तो जिसको देखते हुए इनको फिर से लाया गया है। और अभी तक इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम के कोच वेस्लिन मैटिक थे, तो अब मैटिक रिजाइन करेंगे, इनकी जगह पर स्कॉट फ्लेमिंग आ जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाल ही में चाइना की तरफ से भारत के नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है जू फीहोंग। क्या नाम है? जू फीहोंग। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। वीजा कंपनी आप लोग जानते ही हैं, आपका जो डेबिट कार्ड होगा उसमें आपने देखा होगा वीजा लिखा रहता है, ठीक है। तो वीजा एक इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। इन्होंने भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो वीजा की तरफ से नए कंट्री मैनेजर के रूप में सुजय रैना को अपॉइंट किया गया है। अब से ये भारत में वीजा का जितना भी बिजनेस है उस सब को लुक ओवर करेंगे। और अभी तक संदीप घोष इसे संभाल रहे थे। देखिए, संदीप घोष भारत में वीजा का बिजनेस देख रहे थे और साथ में वीजा कंपनी का बिजनेस ये साउथ एशिया रीजन में भी देख रहे थे। लेकिन अब भारत के लिए वीजा ने स्पेशली सुजाई रैना को अपॉइंट किया है और संदीप घोष भारत और साउथ एशिया दोनों को वैसे के वैसे ही देखते रहेंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि भारत एक दुनिया का बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है, इसलिए भारत के लिए स्पेशली कंट्री मैनेजर इन्होंने अपॉइंट किया है। और वीजा काफी पुरानी कंपनी है, 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं रेयान मैकलर्ने। यहां पर मैं लिख देता हूं, रेयान मैकलर्ने। हाल ही में ये कौन सी फूड एग्रीगेटर कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है? तो इसको जोमेटो ने लॉन्च किया है। अब आपको समझ नहीं आया होगा क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखिए, मैं समझाता हूँ। जोमेटो से जब भी आप ऑर्डर करते हो, कुछ ना कुछ आप खाना जैसे ऑर्डर करते हो, तो उस केस में कई बार आपने देखा होगा कि डिले हो जाता है आपका ऑर्डर। तो ऐसे में अब क्या होगा कि आपको पहले से ही पता लग जाया करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने ऑर्डर किया, तो जहां से आपने ऑर्डर किया हो सकता है वहां पर बारिश हो रही हो, तो ये आपको एप्लीकेशन में ही दिखाने लगेगा कि वहां पे बारिश हो रही है, इस वजह से ऑर्डर आपका डिले हो रहा है। या फिर कहीं पर मान लीजिए ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो ये आपको दिखा देगा कि ट्रैफिक जैम है यहाँ पर, इस वजह से ऑर्डर डिले हो रहा है। पर्टिकुलर आपको जगह दिखाएगा कि कहां पर ऐसा हो रहा है। ओके। तो अगर इस तरीके की कोई भी रीजन है उसके पीछे, तो उसको ये लाइव फॉर्मेट में दिखाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के दे देगा कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपका ऑर्डर डिले हो रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि आपको लाइव लोकेशन के साथ ये बताएगा रीजन और दिखाएगा भी कि वहां पर क्या हो रहा है। ओके। जैसे कि जोमेटो और इनके कस्टमर्स के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो पाए। फिलहाल ये भारत के काफी जो बड़े शहर हैं वहां पर ऑलरेडी प्रोवाइड है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, उन सभी जगहों पर ये है। बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद ये जो जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ये ऑलरेडी है। लेकिन अब ये बी टाउन्स में भी जाने वाला है, छोटे शहरों में भी ऐसा हो जाएगा। और ज़ोमैटो काफ़ी एक सक्सेसफुल कंपनी बन के उभरी है। 2008 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके सीईओ हैं दीपिंदर गोयल। कौन है दीपिंदर गोयल? दुनिया का ये कौन सा देश नंबर 1 बन के उभरा है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? और रेमिटेंस की धनराशि है 100 बिलियन यूएस डॉलर। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया का ऐसा देश है और इकलौता देश है जिसको दुनिया भर के मल्टीपल कंट्रीज से 100 बिलियन डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई है। यहां पर आप ये मत समझिएगा कि यहां पर लोन की बात हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल ये है हमारा देश भारत। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है आज की डेट में जिसको पूरे दुनिया भर के मल्टीपल कंट्रीज से 100 बिलियन डॉलर की धनराशि भेजी जा चुकी है। अब यहाँ पर लोन की बात नहीं हो रही है, दरअसल यहाँ पर बात हो रही है माइग्रेंट्स की। पूरे दुनिया भर में भारतीय लोग सबसे ज्यादा है तादाद में जो कि दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो। अब उनके जो जानने वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो उनका परिवार है, वो सब तो भारत में ही है। तो वो कमाते वहां पर हैं और वो धनराशि वो भारत में भेजते हैं अपने घरों में। ओके। तो अल्टीमेटली इसका फर्क कहां पर पड़ता है? जीडीपी पर पड़ता है, भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पड़ता है। तो ये जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। ओके। चाहे वो किसी भी रीजन से आए, चाहे वो बिजनेस से आए, चाहे कोई भी व्यक्ति वहां पर नौकरी कर रहा है उससे आए, अल्टीमेटली अगर देश में वो पैसा भेज रहा है तो वो रेमिटेंस में ही काउंट होता है। तो भारत रेमिटेंस के बेसिस पे नंबर 1 पे है। और इसका एक सीधा सा कारण भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस टाइम पे भारत के पास है। और दूसरे नंबर पे इसमें रहा है मैक्सिको, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है। और तीसरे नंबर पे इस बार चाइना रहा है। वैसे पिछले सत्र से अभी तक देखें तो चाइना का रेमिटेंस कम हो गया है। और उसका कारण यह है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे चाइनीज सिविलियंस हैं जो कि दूसरी जगहों पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। और ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है, ये रिपोर्ट तैयार करी है यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी ने।
अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 से 24 के सत्र में भारत की तरफ से कितनी धनराशि के खिलौने एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो भारत सरकार की तरफ से टोटल अगर देखा जाए तो 152.34 बिलियन डॉलर धनराशि के खिलौने बनाकर भारत से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए गए हैं। अगर उससे पहले के सत्र में देखें, मतलब 2022 से 23 में देखें, तो उससे उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि 2022 से 23 के सत्र में ये करीब 154 बिलियन डॉलर हुआ करता था। तो अभी उससे घटकर 152.34 बिलियन डॉलर हो चुका है। बट स्टिल इट इज अ गुड अमाउंट। और अगर बात करी जाए कि भारत ने कितनी धनराशि के खिलौने इंपोर्ट किए हैं, तो भारत ने 64.9 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट किए हैं। यहाँ पर मिलियन डॉलर के इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पर बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये एक गुड साइन है कि हम खिलौने का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट काफी कम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। भारत के इतिहास में नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 350 विकेट झटक लिए हैं। ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय। तो ये हैं युजवेंद्र चहल। और आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में 350 विकेट नहीं ले पाया है। इकलौते युजवेंद्र चहल हैं जिन्होंने यह माइलस्टोन अचीव किया है। ये तो बात हो गई भारतीय खिलाड़ियों की। अगर हम ओवरसीज में बात करें, पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया में युजवेंद्र चहल से पहले 10 खिलाड़ी और हैं। टॉप 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो ने आज तक T20 फॉर्मेट में 625 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी हैं, ये अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। इन्होंने 572 विकेट झटके हैं आज तक। और तीसरे नंबर पे जो हैं, ये हैं सुनील नरेन। इन्होंने 549 विकेट आज तक लिए हैं। और युजवेंद्र चहल भारतीय खिलाड़ियों में नंबर 1 पे है। और ओवरऑल देखा जाए तो 11वें नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट में। इस बार का जो आईपीएल है, उसमें युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। और इस बार के आईपीएल का संस्करण कौन सा है, तो आप ध्यान रखें, 17वां संस्करण इस बार आईपीएल का खेला जा रहा है। ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसको मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर में आपको पता ही है काफी डिस्टरबेंस रह रही है, कई महीनों से डिस्टरबेंस चल रही है और बहुत बड़ी डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वहां के स्कूल्स नहीं चल पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मणिपुर सरकार के द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स नाम का प्रोग्राम चलाया गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कहने का मतलब यह है कि मोबाइल स्कूल चालू चालू किए गए हैं। इस तरीके की वैन्स लॉन्च करी गई हैं। ये वैन जगह जगह पर रिमोट एरियाज में और गांव में जाएंगी और वहां पर सुबह से जाके खड़ी हो जाएंगी। इन वैन्स के अंदर ही क्लास लगा करेगी। इसमें एक प्रॉपर क्लास रूम बनाया गया है, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है, उसी में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाएगा। हर एक वैन में एक टीचर एसोसिएट किया जाएगा। तो ये वैन टाइम से जाके खड़ी हो जाएगी गाँव में, सारे बच्चे आकर इसमें पढ़ेंगे और टाइम से उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी और ये वैन चली जाया करेगी। वीकडेज में ही ये वैन जाएगी। इसी का नाम रखा गया है स्कूल ऑन व्हील्स, कि मतलब चलता फिरता स्कूल है। मणिपुर में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह और मणिपुर में गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अनसुईया उइके के ही द्वारा इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। और समर ऑफर चल रहा है, फ्लैट 30% डिस्काउंट है मेरे जीएसजी के फाउंडेशन बैच में। इस बार का आप कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे राज्य का कोई भी एग्जाम दे रहे हो पीसीएस लेवल तक का, आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने कवर किया है। और सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है और कुछ भी नहीं है। ऐसा बैच आपको एक असेंबल फॉर्मेट में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें मैंने वन लाइनर्स का क्रैश कोर्स अलग से दिया है जो कि आपको कोई भी नहीं देता है। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि पढ़ो उतना ही जिससे सिलेक्शन हो और सिर्फ वही पढ़ो जिससे सिलेक्शन हो। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहते हैं, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल 1 से 2 साल की तैयारी में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। दोनों में मेहनत की कमी नहीं है, बस दोनों में राह की कमी है। ये व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है और ये भी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसे पता है कि मेहनत कहाँ पर करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। ये व्यक्ति हर जगह पर मेहनत किया जा रहा है। तो आज की डेट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की आपको जरूरत है, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको स्किप करना है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट वाइज भी मेरे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी। अगर आप इस बार का सीपीयू, एमटीएस या सीएचएसएल दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने डुओ बैच भी लॉन्च किया है। इस डुओ बैच में कंप्लीट जीएस जीके आपको मिल जाता है और कंप्लीट रीजनिंग भी मिल जाती है।
तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आपको बताना है कि संसद के जो सदस्य होते हैं, अगर उनकी क्वालिफिकेशंस में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब कोई भी विवाद होता है, तो इस केस में आखिरी निर्णय लेने का अधिकारी कौन होता है? मतलब कहने का ये है कि पार्लियामेंट के अंदर चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उसका कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या क्वालीफाई किया जाएगा, इसका आखिरी फैसला कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। साल 2024 में रेलवे में 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी, जिसमें से 5000 वैकेंसीज करीब आरपीएफ की निकाली जा चुकी है। ये एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे। आपकी क्या रणनीति है? आपको पता होना चाहिए, आरपीएफ के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 में से 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस के होंगे। अब इस जीएस से निपटा कैसे जाए? क्योंकि आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। वहां पर जीएस थोड़े दूसरे तरीके की आपसे पूछी जाती है, एसएससी की तरह नहीं पूछी जाती है। यहां पर साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। करंट अफेयर में उतना वेटेज नहीं होता है। तो इन पैटर्न्स के आधार पर आप किस तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही वजह से होना है और रुकना भी सिलेक्शन जीएस की वजह से। आपको सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन आपको रोकना है, यह डिपेंड आप पर करेगा। ये किताब मैंने कंपाइल इसी वजह से करी हुई है। आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए किताब रेलेवेंट है। इसमें मैंने 260 से ज्यादा रेलवे के जो पेपर्स हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, करीब करीब 3500 सबसे बेहतरीन जीएस के क्वेश्चन भी मैंने इस किताब में ही कंपाइल किए हुए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें मैंने चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन दिए हैं और साथ में पेपर वाइज भी क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से वर्ष में रेलवे के किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का कंपाइलेशन आपको रेलवे का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सच में इस बार रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस किताब को आप आज ही अपने पास मंगा सकते हैं अमेजॉन से ऑर्डर करके। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चाहे किसी भी राज्य में हो, घर बैठे आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में, जीएस में इसके अलावा आपको कुछ और सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने इस किताब में दे दी। नौकरी भले ही कितनी सारी हो, सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सही रणनीति होगी। जय हिंद, जय भारत।